वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में। ठीक है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या होता है, क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे और क्या डाइट, हम हर चीज़ के बारे में इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले नेफ्रोटिक सिंड्रोम में सबको पता है कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में आपको क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स होता है डेट अकर्स ड्यू टू डिफ्यूज ग्लोमेरुलर डैमेज। ठीक है, क्योंकि ग्लोमेरुलर डैमेज है, इस वजह से आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम देखने को मिलेगा। ये क्या है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स हैं और वो सिम्टम्स क्या हैं, प्रोटीनूरिया है, ठीक है, एल्बुमिन हाइपो एल्बुमिनेरिया है, हाइपरलिपिडेमिया है, यानी कि प्रोटीन का ज़्यादा होना और लिपिड्स का ज़्यादा होना, साथ में एल्बुमिन का कम हो जाना, ये तीन मेनली सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाइपो एल्बुमिनेरिया, हाइपरलिपिडेमिया और इडिमा, ये तीन चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। इडिमा सबसे मोस्ट कॉमन इडिमा कौन सा देखने को मिलता है, पेरी ऑर्बिटल एडिमा। पेरी ऑर्बिटल एडिमा आपको कहाँ देखने को मिलेगा, आई के पास देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आपको और कौन सा एडिमा देखने को मिलेगा, फिर पूरे बॉडी में देखने को मिलेगा, विच इज़ जनरलाइज एडिमा या फिर पिटिंग एडिमा हो गया, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं बाद में। लेकिन सबसे पहले कौन सा देखने को मिलेगा, इट इज़ पेरी ऑर्बिटल एडिमा। तो अगर नॉर्मल प्रोटीन लेवल की बात करें तो नॉर्मल प्रोटीन लेवल इतना होता है विच इज़ मोर देन 40 mg/m²/h। ठीक है, पीड्स में 50 होता है, मोर देन 50, ये तो पीड्स था, और अडल्ट में कितना होता है, मोर देन 50 होता है। अब देखने को क्या मिलता है, आपको ग्राम में देखने को मिलेगा। आपका होना mg में चाहिए, लेकिन प्रोटीन का लेवल इतना बढ़ जाता है, कितना, ग्राम्स में हो जाता है। तो 3.5 ग्राम आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रोटीन ज़्यादा है, मोर देन 3.5 ग्राम देखने को मिलता है, वो भी पर 24 आवर में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, नॉर्मल एल्बुमिन का लेवल होता है 4 to 7 ग्राम/dl और कोलेस्ट्रॉल होता है लेस देन 200 mg। लेकिन इसमें क्या होता है कि मोर देन 200 mg देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, और एल्बुमिन का लेवल भी घट जाता है, इसमें लेस देन 4.7 देखने को मिलेगा आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की, कि पहले बात तो बात करेंगे कॉजेस, किस वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो रहा है। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम का कारण अभी बताया था कि ग्लोमेरुलस ख़राब हो गया है आपको। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं, अगर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो गया है, सिकल सेल एनीमिया, डैमेज टू ग्लोमेरुलस। बेसिकली अगर आपका ग्लोमेरुलस ख़राब हो गया है तो आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो जाएगा। अदर सिम्टम्स आपको और क्या क्या देखने को मिलता है, हाइपरकोगुलोपैथी, और उसकी वजह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, विच इज़ 40% केसेस में देखने को मिलता है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होता है 2 से 6 साल के लड़कों में। इसके अलावा भी साइन एंड सिम्टम देखने को मिलते हैं, हाँ देखने को मिलते हैं। तो वो साइन एंड सिम्टम क्या है, आपको देखने को मिलेगा कि आपका BUN लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, एजोटेमिया देखने को मिलेगा। एजोटेमिया क्या होता है, सीरम क्रिएटिनिन और सीरम यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं एजोटेमिया। और क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, और देखने को मिलेगा ओलिगोरिया, यूरिन कम हो रहा है आपका, साथ में डिक्रीज LOC, है ना, ड्यू टू इंसेफेलोपैथी की वजह से, क्योंकि नाइट्रोजिनस वेस्ट क्या हो रहा है, नाइट्रोजिनस वेस्ट बढ़ रहा है, इस वजह से LOC देखने को मिलेगा। नेक्स्ट और क्या देखने को मिल सकता है, इसके अलावा आपको देखने को मिल सकता है इंजरी के चांसेस बढ़ जाएंगे, हो सकता है इंजरी हो जाए, और साथ में इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। इन्फेक्शन के चांसेस क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि पेशेंट कैसा है, इम्यूनोप्रोटीन। ठीक है, क्योंकि इम्यूनोप्रोटीन भी रिलीज होता है, इसीलिए इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और लेथार्जिक देखने को मिलेगा, थका थका सा, साथ में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी देखने को मिलती है, क्योंकि ड्यू टू ट्रांसफेरिन प्रोटीन की वजह से। ठीक है, इसका क्या हो जाता है, लॉस होता है, ट्रांसफेरिन प्रोटीन का लॉस होता है, जिसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देखने को मिलता है। तो ये तो थे हमारे अदर साइन एंड सिम्टम जो हमें देखने को मिलते हैं।
उसके बाद बात करेंगे अब हम पैथोफिजियोलॉजी की। तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या आता है, ड्यू टू ईटियोलॉजी। ईटियोलॉजी क्या है, ये आपका कोई भी कॉज हो सकता है। ग्लोमेरुलस आपका डैमेज हो चुका है, अब ड्यू टू ईटियोलॉजी डैमेज हो चुका है, क्या आपको देखने को मिलेगा, एंटीबॉडी डैमेज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। जो एंटीबॉडी क्या कर देगी, डैमेज कर देगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन को। उसकी वजह से क्या होगा, लॉस हो जाएगा फ्यूज़न या फिर इफेसमेंट ऑफ फुट प्रोसेस ऑफ पोडोसाइट सेल। ठीक है, प्रोसेस को बेसिकली लॉस आपको प्रोसेस देखने को मिलेगा। नेगेटिव चार्ज का लॉस होगा। फिर स्टार्ट प्रोटीन फिल्ट्रेशन। अब क्योंकि नेगेटिव चार्ज का लॉस हो गया है तो प्रोटीन का फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें सबसे छोटा है एल्बुमिन, इसीलिए वो बाहर फेंक दिया जाता है। ठीक है, एल्बुमिन आपको प्रोटीन लॉस में एल्बुमिन ही सबसे ज़्यादा लॉस में क्यों देखने को मिल रहा है, क्योंकि वो स्मॉलेस्ट होता है। एल्बुमिन प्रेजेंट इन यूरिन, तो इसलिए बोलेंगे एल्बुमिनेरिया और प्रोटीन्यूरिया। ठीक है, नेक्स्ट हाइपो एल्बुमिनेरिया हो गया, यानी कि लेस देन 3 ग्राम पर DL देखने को मिल रहा है आपको। अब इसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। पहली चीज़ क्या होगी कि ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एल्बुमिन क्या करता है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब क्योंकि एल्बुमिन की कमी हो गई है बॉडी में, तो ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज हो जाएगा। ऑनकोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा तो फ्लूइड जो था वो वेसल से बाहर भागने लगेगा, फ्लूइड का लॉस हो रहा है। ठीक है, अब फ्लूइड का लॉस होगा, फ्लूइड मूव आउट फ्रॉम द वेसल्स, वेसल से फ्लूइड बाहर भाग रहा है, तो आपको उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, एडिमा और हाइपोवॉल्यूमिया। क्योंकि वेसल्स में तो वॉल्यूम कम हो गया है ना, तो हाइपोवॉल्यूमिया देखने को मिलेगा। और फ्लूइड बाहर भरने लग गया आपके कैविटी में, तो उसे एडिमा हो जाएगा। सबसे ज़्यादा कौन सा एडिमा देखने को मिलता है टॉप पे, इट इज़ पेरी ऑर्बिटल एडिमा। उसके बाद स्क्रोटल एडिमा देखने को मिलेगा मेल्स में। ठीक है, एसाइटिस देखने को मिलेगा, तो उसमें हम क्या करते हैं, पैरासिंथेसिस। और NSR का यानी कि जनरलाइज बॉडी एडिमा देखने को मिलता है। फिर ऑल ओवर बॉडी में आपको सूजन ही देखने को मिलेगी। अगर हाइपोवॉल्यूमिया हो गया, क्योंकि वेसल से फ्लूइड लॉस बहुत हो रहा है, तो वॉल्यूम की कमी हो जाएगी। वॉल्यूम की कमी होगी तो BP लो हो जाएगा। ठीक है, BP डिक्रीज हो गया, आपका लो BP देखने को मिलेगा। लो BP होगा तो रास एक्टिवेट हो जाएगा, रास सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो उसका काम ही है ना BP को मैनेज करना। रास एक्टिवेट होगा तो क्या करेगा, BP को नॉर्मल करेगा। इफ़ परसिस्टेंट हाइपोवॉल्यूमिया, लेटर ऑन अगर आपको परसिस्टेंट हाइपोवॉल्यूमिया देखने को मिलता है, यानी कि कंटिन्यूसली वॉल्यूम की कमी है ही, तो रास एक्टिवेटेड रहेगा 24 घंटे। ठीक है, परसिस्टेंट रास एक्टिवेटेड देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से दो चीज़ें होंगी। क्योंकि रास का काम है लो BP को हाई BP में बदलना। ठीक है, हाई BP क्यों कर रहा है, नॉर्मल लाने के लिए। तो अब क्योंकि परसिस्टेंट रास एक्टिवेटेड रहेगा, तो उसकी वजह से हाइपरटेंशन देखने को मिल सकता है। लेटर ऑन उस पेशेंट को क्या हो सकता है, BP बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, क्योंकि बॉडी कंपनसेट मैकेनिज्म ऑन कर दिया ना अपना, उसको तो मैनेज करना है बॉडी को। तो लो BP को इंक्रीज करने के लिए, नॉर्मल लाने के लिए BP को इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट है यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाइपोवॉल्यूमिया है, वॉल्यूम की कमी है, रास एक्टिवेटेड है, वो BP को बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। यूरिन आउटपुट भी आपको डिक्रीज देखने को मिलेगा। अगेन इंक्रीज फ्लूइड, अगेन एडिमा, जैसे ही फ्लूइड बढ़ेगा एडिमा हो जाएगा। वेस्टेज बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, तो आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एल्बुमिन की कमी हुई, तो ऑनकोटिक प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट देखने को मिला। बात करते हैं हम लीवर का, लीवर पे भी कुछ ना कुछ असर होगा। ठीक है, तो लीवर स्टिमुलेट होगा, लीवर स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, लिपिड के प्रोडक्शन को बढ़ा देगा। एल्बुमिन की कमी से लीवर क्या हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा, और वो लिपिड का प्रोडक्शन बढ़ा देगा, जिससे आपको हाइपरलिपिडेमिया देखने को मिलेगा। CF प्रोडक्शन लीड्स टू हाइपरकोगुलोपैथी। ठीक है, उसके बाद आपको हाइपरकोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट, क्योंकि क्लॉटिंग फैक्टर का प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया है, क्लॉटिंग फैक्टर ज़्यादा बनेंगे तो हाइपरकोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। तो ये तो थी हमारी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो कैसे रहा है, कैसे काम कर रहा है। अब हमने चीज़ें देख ली कि मतलब एक चीज़ क्या, किस चीज़ की कमी से क्या क्या चीज़ों पे असर पड़ रहा है। एक एल्बुमिन ने पूरा लीवर का सिस्टम बिगाड़ दिया और ऑनकोटिक प्रेशर बिगाड़ दिया। लीवर बिगड़ा तो उसने बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ दी, ऑनकोटिक प्रेशर बिगड़ा तो उसने और भी चीज़ें बिगाड़ दी, है ना।
तो ऐसा सिस्टम पूरा काम करता है, यानी कि एक चीज़ को सुधारने के लिए दूसरे को काम करना पड़ता है, और ऐसे ही बॉडी फंक्शन करती है। नेक्स्ट बात करते हैं डायग्नोसिस की। तो डायग्नोसिस कैसे करोगे आप? यूरिन डिपस्टिक करोगे, ठीक है। अगर +3+4 प्रोटीनूरिया देखने को मिल रहा है तो मतलब कि पॉजिटिव है। आप इसको डेली होम में चेक कर सकते हो, डेली मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद 3 to 40 ग्राम पर डे लॉस देखने को मिलेगा आपको। +3+4 प्रोटीनूरिया का मतलब यही होता है। सबसे पहले तो आपका आएगा हिस्ट्री। डायग्नोसिस में सबसे पहला तो आपका हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन ही आएगा। नेक्स्ट आता है यूरिन एनालिसिस, विच इज़ यूरिन डिपस्टिक टेस्ट करोगे आप। उसके बाद आप 24 घंटे वाला भी यूरिन करोगे, उसमें भी पता लगाओगे कि मतलब है कि नहीं है। अगर इससे नहीं पता चलता है तो इससे पता चल जाएगा। आप यूरिन रेगुलर करवा सकते हो, माइक्रोस्कोपिक प्रोटीन लिपिड्स चेक कर सकते हो। फ्रॉथी यूरिन, फॉमी यूरिन आपको देखने को मिलेगा क्योंकि प्रोटीनूरिया ज़्यादा है। ये तो थे आपके कि मतलब कैसे पता कर रहे हो डायग्नोसिस। नेक्स्ट है कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस। ये तो नॉर्मल थे, अब आएगा कन्फर्मेटिव की। मतलब अगर इसने बोल दिया तो फिर पक्की बात है, होगा ही होगा, इसमें एक पल को चांस नहीं भी हो सकता है। तो सबसे पहला हम करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में क्या होता है? टुकड़े की जांच जिसे कहते हैं, ठीक है। टुकड़े की जांच करके देखोगे, अगर उसमें निकल रहा है, बायोप्सी कर रहे हो तो निकल रहा है तो कन्फर्म है कि भैया इसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है। नेक्स्ट क्या करोगे आप? ब्लड सीरोलॉजी करोगे, यानी एल्बुमिन का लेवल देखोगे, लिपिड देखोगे, KFT देखोगे, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखोगे। इन सब के लेवल्स को देखोगे क्योंकि इन सब का लेवल भी तो बिगड़ रहा है ना। इसमें एल्बुमिन की कमी देखने को मिलेगी, लिपिड बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। KFT करोगे तो उसमें आपको क्रिएटिनिन और BUN का लेवल भी बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, आप कैसे मैनेज करोगे। अब आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया है, उस पेशेंट को हो गया है, तो अब आप उसको मैनेज कैसे करोगे? मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद नेफ्रोटिक, ठीक है। अब मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है, मोस्ट कॉमन कॉज है पीड्स में MCD, विच इज़ मिनिमल चेंज डिसऑर्डर। तो ये याद रखना है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम से जुड़ा होता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम जिसको होगा उसमें क्या होगा? मिनिमल चेंज डिसऑर्डर देखने को मिलेगा पीड्स में। और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है, ठीक है। और ऐसे पेशेंट्स को एक्चुअली मैनेजमेंट में ज़्यादा लोगों से मिलने नहीं दिया जाता है, प्रोहिबिट करना होता है, क्योंकि प्रोहिबिट टू विजिट, क्योंकि जो पेशेंट है वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। उसका इम्यून सिस्टम हिला हुआ है इस वक्त, तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस। तो ड्रग ऑफ चॉइस आपकी सबसे नंबर 1 आएगी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। और कॉर्टिकोस्टेरॉइड में भी आप क्या दोगे? प्रेडनिसोलोन दोगे, ठीक है। कितना देते हो? 2 mg पर kg पर डे, इतना आपका डोज होता है प्रेडनिसोलोन का। मैक्सिमम आपका 60 mg पर डे जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। और आपका फर्स्ट चॉइस तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड ही रहेगा। सेकंड चॉइस की बात करें तो सेकंड आपका डायूरेटिक्स आ जाएगा, ठीक है। और जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है आपको अल्टरनेट डे पे स्टेरॉइड्स देना है। नेक्स्ट है आपका इफ़ प्रोटीन नॉट डिक्रीजेस, +3+4 बना ही हुआ है और प्रोटीन कम नहीं हो रहा है, तो आप क्या दोगे? स्टेरॉइड। तो उस पेशेंट को हो गया स्टेरॉइड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। स्टेरॉइड रेसिस्टेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्या है? मतलब अब वो उसका आदी हो चुका है, उसे फ़र्क नहीं पड़ता है। आप उसे कितना भी स्टेरॉइड दे दो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रेसिस्टेंट का मतलब यही होता है कि वो उसका आदी हो चुका है। नॉट रिस्पॉन्ड टू स्टेरॉइड, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 2 mg पर kg पर डे जो देंगे फॉर 4 to 6 वीक्स के लिए देते हैं, और वो इस थेरेपी से रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो इसमें क्या होता है बेसिकली? कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर, ठीक है। किस वजह से हुआ है? कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर की वजह से वो कॉर्टिकोस्टेरॉइड यानी प्रेडनिसोलोन से रिस्पॉन्स देना बंद कर देगा। तो इस केस में सबसे पहले आपकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? टैक्रोलिनस और साइक्लोस्पोरिन। या तो आप उसे पहले दोगे आप उसे टैक्रोलिनस, और सेकंड आपकी ड्रग ऑफ चॉइस होगी साइक्लोस्पोरिन। अगर कॉर्टिकोस्टेरॉइड थेरेपी वर्क नहीं करती है तभी आप इस पे जाओगे, वरना नहीं जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट इज इफ़ प्रोटीनूरिया डिक्रीजेज। अगर प्रोटीनूरिया डिक्रीज हो गया, यानी कि प्रोटीन डिक्रीज हो गया है, तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम रिस्पॉन्डिंग टू स्टेरॉइड थेरेपी। अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो ऑलरेडी नेफ्रोटिक सिंड्रोम में वो जो थायराइड थेरेपी है उससे रिस्पॉन्ड करने लग जाएगा, यानी कि फिर उसके ऊपर जो स्टेरॉइड थेरेपी है वो काम करेगी।
मेन चीज़ है आपको प्रोटीन को डिक्रीज़ करना, और प्रोटीन किससे डिक्रीज़ हो जाएगा? इससे। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट की बात करें तो आपको अभी हमने पढ़ा कि एल्बुमिन डिक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से ऑनकोटिक प्रेशर भी डिक्रीज़ हो रहा है, बीपी भी आपका लो हो रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, और फिर उसके बाद वो बीपी को मैनेज करने की कोशिश करता है। और अगर ये कंटिन्यूस प्रोसेस में चलता रहे, लगातार चलता रहे, तो परसिस्टेंट आपको क्या देखने को मिलता है? परसिस्टेंट देखने को मिलता है हाइपरटेंशन। अब उस पेशेंट को हाइपरटेंशन तो हो गया है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट करोगे, यानी जो सिम्टम दिखेंगे अब आप उसके बेसिस पे उसे वो दवाई दोगे। तो आप उसे दोगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ठीक है। और क्या दोगे? डायूरेटिक दोगे, लूप डायूरेटिक प्रेफर करते हैं इसमें। लिपिड लोअरिंग एजेंट दोगे, क्योंकि लिपिड लोअरिंग एजेंट क्या है? उसका हाइपरलिपिडेमिया हो रखा है। एंटी कोगुलेंट दोगे, क्योंकि कोगुलेशन लेवल भी बढ़ रखा है उसका। और कोगुलेशन में भी कौन सा? वॉरफेरिन दोगे, ठीक है। वॉरफेरिन कैसे देते हैं? ओरल देते हैं। वॉरफेरिन तब नहीं देंगे जब महिला प्रेग्नेंट होगी। अगर किसी महिला को हो रखा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आप उसे एंटीकोगुलेंट में ये नहीं देते हो, उसकी जगह पे आप क्या देते हो? इनॉक्साप्रिन देते हैं, विच इज़ गिवन एससी लगाते हैं सबक्यूटेनस, ठीक है। अगर बात करें सीकेडी में डीवीटी हुआ है तो उसे क्या दोगे? हेपरिन दोगे, और हेपरिन में भी इनॉक्साप्रिन देंगे, ठीक है। किडनी एक्सक्रीट करती है इनॉक्साप्रिन को, तो हेपरिन देंगे इनॉक्साप्रिन की जगह, और वो भी कौन सा? अनफ्रैक्चर्ड हेपरिन, ठीक है। और ये लीवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो हो गया था हमारा कि हमने मतलब उसको क्या क्या दवाइयाँ दी हैं, है ना। अभी बात है एल्बुमिन की। अगर एल्बुमिन डिक्रीज़ है और उसकी वजह से सीवियर एडिमा देखने को मिल रहा है, तो आप एल्बुमिन भी चढ़ाओगे, ठीक है, एडिमा को कम करने के लिए। 100 ml दोगे आईवी में ओवर 4 to 6 आवर। थ्रू आईवी देना है, और कितना देना है? 100 ml देना है, और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखनी है आपको वाइटल्स में। तो और आप डेक्स्ट्रॉन भी दे सकते हो। क्या दे सकते हैं? डेक्स्ट्रॉन। बेसिकली कोलाइड्स देने होते हैं, दोनों कोलाइड्स होते हैं। उसके बाद एंटीकोगुलेंट लाइक वॉरफेरिन तो आपने दे दी, और लिपिड लोअरिंग एजेंट में आप अटोरवास्टैटिन दे सकते हो, ठीक है। तो ये ड्रग्स हो गई हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, कि ये तो ड्रग मैनेजमेंट था जो डॉक्टर लिख के दे देगा, वो तो हमें लगाना है, और पर हमें पता भी होना चाहिए कि क्या सही तरीका है और कितना अमाउंट दे सकते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट की, जो हमारे हक में है, जो हम इंडिपेंडेंटली कर सकते हैं। लाइक बीपी मॉनिटरिंग करना है हमें 4 आवर्ली, बीपी मॉनिटर करेंगे। लेकिन इससे भी पहले हम एक चीज़ करते हैं, विच इज़ आईओ मेंटेन, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट चॉइस रहने वाला है, ये हमारा फर्स्ट चॉइस रहेगा। सबसे पहले आपको आईओ मेंटेन करना है, विच इज़ 6 आवर्ली, और साथ में आपको क्या देखना है? एब्डोमिनल गर्थ भी चेक करना है, ठीक है। पेशेंट का आईओ मॉनिटरिंग के साथ साथ एब्डोमिनल गर्थ की मॉनिटरिंग भी करनी है। और आपको फिर सेकंड नंबर पे क्या करना है? उसका डेली वेट लेना है। डेली वेट लोगे, क्या होना चाहिए? सेम कपड़ा, सेम मशीन, और सेम टाइम, तीनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है। CMT, क्लोथ, मशीन, टाइम, तीनों सेम होना चाहिए। उसके बाद आप आओगे बीपी मॉनिटरिंग में, विच इज़ 4 आवर्ली करना होता है बीपी मॉनिटर। और स्किन केयर दोगे, मेटिकुलस स्किन केयर। उसके बाद अगर आपसे बोल दे कि और क्या चीज़ें करोगे, उसको प्रॉपर बेड रेस्ट प्रोवाइड करोगे, ठीक है, प्रॉपर आराम करने देना है। साथ में प्रिवेंट करोगे फ्रॉम इंजरी, इंजरी से बचाना है उसको। और किससे बचाना है? साथ में इन्फेक्शन से भी बचाना है उसे। ये दोनों चीज़ें होने से रोकनी है। और एडवाइस करोगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस टू प्रोहिबिट टू विजिट, ठीक है। ओवर क्राउडेड एरिया से बेसिकली उसको बचाना है। किससे बचाना है? ओवर क्राउडेड नहीं होने देना है।
क्योंकि वो कैसा है पेशेंट, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। नर्सिंग मैनेजमेंट में अगर नेफ्रोटिक सिंड्रोम का सबसे इनिशियल पूछ लिया जाए कि आपका इनिशियल रिस्पांस क्या होना चाहिए, तो आपका इनिशियल रिस्पांस सबसे पहले आईयू मेंटेन और डेली वेट मॉनिटरिंग ही होना चाहिए। उसके बाद बाकी सब एडिशनल है। डाइटरी मैनेजमेंट की बात करें तो मॉडरेट टू लो प्रोटीन दे सकते हो, और सबसे इम्पॉर्टेंट हाई कैलोरी डाइट। आपको उसका कैलोरी और कार्ब्स को इंक्रीज रखना है, ठीक है, पर उसका प्रोटीन डिक्रीज करना है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हाइपर प्रोटीनूरिया हो रखा है ना, प्रोटीनूरिया हो रखा, हाइपोएल्ब्यूमिनेरिया हो रखा है उसको। प्रोटीन एल्ब्यूमिन का बहुत ज़्यादा लॉस भी देखने को मिल रहा है, और साथ में क्या देखने को मिल रहा है, हाइपरलिपिडेमिया देखने को मिल रहा है। तो आप फैट उसको बोलोगे कि कम ले, क्योंकि ऑलरेडी बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो रखा है। तो लिपिड डाइट कम लेना है, कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करना है, और इलेक्ट्रोलाइट लाइक सोडियम और पोटेशियम को रिस्ट्रिक्ट करना है, क्योंकि ये भी उसका इम्बैलेंस है। सोडियम पोटेशियम डाइट नहीं लेनी है। फ्लूइड इनटेक को भी लिमिट करना है, ठीक है। मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन कौन सा होता है, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया का मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से मोस्ट कॉमन, अब अगर बोलें कि मोस्ट कॉमन डेथ किस वजह से होती है, तो मोस्ट कॉमन डेथ होती है पेरिटोनाइटिस में। मतलब नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाला पेशेंट सबसे ज़्यादा मरता है पेरिटोनाइटिस से, पेरिटोनियम में इन्फेक्शन हो जाना। तो वो पेरिटोनाइटिस से मरता है, और पेरिटोनाइटिस होता किस बैक्टीरिया से, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया की वजह से। मोस्ट कॉमन कॉज आपका पेरिटोनाइटिस का स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया ही होगा। उसके बाद ये तो था हमारा मेडिकल मैनेजमेंट और नर्सिंग मैनेजमेंट। नेक्स्ट बात कर, और साथ में डाइटरी मैनेजमेंट आप क्या करोगे। नेक्स्ट आपका अगर पूछे कि ओके नेक्स्ट पूछे वैक्सीन, तो वैक्सीन में आप क्या दोगे उसे, प्रेडनिसोलोन की वैक्सीन स्टॉप करनी है आफ्टर 1 मंथ, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन स्टॉप करना है आफ्टर 3 मंथ, और अदर ड्रग स्टॉप करना है आफ्टर 1 मंथ, यानी ये वैक्सीनेशन में आपके इंक्लूड होगा। नेक्स्ट इज न्यूमोकोकल पीसीयू, ठीक है, 6 मंथ ऑफ एज में दी जाती है, 2 डोज देनी है, 8 वीक का गैप होना चाहिए। वेरिसेला वैक्सीन अगर आप दे रहे हो तो मोर देन 15 मंथ ऑफ एज के बच्चे को देना है, 2 डोज दी जाएंगी, 6 से 8 वीक का गैप होना चाहिए। इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन अगर एडमिनिस्टर कर रहे हो तो 6 मंथ से ज़्यादा के बच्चे को ही करोगे, और ये एनुअली होता है, ठीक है। उसके बाद कॉम्प्लिकेशन की बात तो हमने की थी कि आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलता है ना। कॉम्प्लिकेशन की अगर मैं बात करूँ, कॉम्प्लिकेशन, तो आपको इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिल रहा है, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसफेरेंट प्रोटीन का लॉस हो रहा है, ठीक है। और क्या देखने को मिलती है, हाइपर कोगुलोपैथी देखने को मिलेगी। ये सारे आपके कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इसकी वजह से अराइज हुए हैं। हाइपर कोगुलोपैथी देखने को मिलेगी विद थ्रोम्बो एम्बोलिज्म भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज विटामिन के का फंक्शन क्या होता है, प्रोथ्रोम्बिन, चलो विटामिन के छोड़ो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेफ्रोटिक सिंड्रोम और इसके कॉम्प्लिकेशंस, एंड आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस को कवर करेंगे। आई होप आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और ध्यान रखो, नेफ्रोटिक और नेफ्राइटिक ये दोनों डिफरेंट हैं, इनको एक मत समझना, ये दोनों डिफरेंट हैं, ठीक है। तो अभी हमने नेफ्रोटिक का डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो हम नेफ्राइटिक और इनका डिफरेंस भी बताएंगे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देती रहूँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।